नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी उपन्यास कायाकल्प का भाग 14। गद्दी के कई दिन पहले से ही मेहमानों का आना शुरू हो गया और 3 दिन बाकी ही थे कि सारा कैंप भर गया। दीवान साहब ने कैंप में ही बाजार लगवा दिया था। वही रसद पानी का भी इंतजाम था। राजा साहब स्वयं मेहमानों की खातिरदारी करते करते थे, किंतु जमघट बहुत बड़ा था। 8 पहर हर बोग सा मचा रहता था। बड़े बड़े नरेश आए थे, कोई चुने हुए दरबारियों के साथ, कोई लाव लश्कर लिए हुए। कहीं उदी वादियों की बहार थी तो कहीं केसरिये माने की। कोई रत्न जड़ित आभूषण पहने, कोई अंग्रेजी सूट से लैस, कोई इतना विद्वान के विद्वानों में शिरोमणि, कोई इतना मूर्ख की मूर्ख मंडली की शोभा। कोई 5 घंटे स्नान करता था और कोई 7 घंटे पूजा। कोई 2 बजे रात को सोकर उठता था, कोई 2 बजे दिन को। रात दिन तबले ठनकते थे। कितने महाशय ऐसे भी थे जिनका दिन अंग्रेजी कैंप का चक्कर लगाने में ही लग करता था। 2-4 सज्जन प्रजावादी भी थे। चक्रधर और उनकी टुकड़ी के लोग इन लोगों का सेवा सम्मान विशेष रूप से करते थे। किंतु विद्वान या मूर्ख, राजसभा के स्तंभ या लोक सत्ता के भक्त सभी अपने को ईश्वर का अवतार समझते थे। सभी गरुड़ के नशे के मतवाले थे। सभी विलासिता में डूबे हुए थे। एक भी ऐसा नहीं था जिसमें चरित्र बल को सिद्धांत प्रेम हो, मर्यादा भक्ति हो। नरेशों की सम्मान लालसा पग पर अपना जलवा दिखाती थी। वह मेरे आगे क्यों चले, उन्हें मेरे पीछे रहना चाहिए। उनका पूर्वज हमारे पुरखाओं का करदाता था। बातें करने में, अभिवादन में, भोजन करने के लिए बैठने में, महफिल में पान और इलायची लेने में यही अन्याय और द्वेष का भाव प्रकट होता रहता था। राजा विशाल सिंह और कर्मचारियों का बहुत सा समय चिरौरी विनती करने में कट जाता था। कभी कभी तो इन महान पुरुषों को शांत करने के लिए राजा साहब को हाथ जोड़ना और पैरों पर सिर रखना पड़ता था। दिल में पछताते थे कि व्यर्थ या आडंबर रचा। भगवान किसी भांति कुशल से यह उत्सव समाप्त कर दे। अब कान पकड़े कि ऐसी भूल न होगी। किसी अनिष्ट की शंका उन्हें हरदम उद्विग्न रखती थी। मेहमानों से तो कांपते रहते थे, पर अपने आदमियों से जरा जरा सी बात पर बिगड़ जाते थे, जो मुंह में आता बक डालते थे। अगर शांति थी तो अंग्रेजी कैंप में। न नौकरों की तकरार थी, न बाजार वालों से जूती पैजार थी। सबकी चाय का एक समय, डिनर का एक समय, विश्राम का एक समय, मनोरंजन का एक समय। सब एक साथ थिएटर देखते, एक साथ हवा खाने जाते। न बाहर गंदगी थी, न मन में मलिनता। नरेशों के कैंप में पराधीन का राज था और अंग्रेजी कैंप में स्वाधीनता का। स्वाधीनता सद्गुणों को जगाती है, पराधीनता दुर्गुणों को। उधर रनिवास में भी खूब जमघट था। महिलाओं का रंग रूप देखकर आंखों में चकाचौंध हो जाती थी। रत्न और कंचन ने उनकी कांति को और भी अलंकृत कर दिया था। कोई पारसी वेश में थी, कोई अंग्रेजी वेश में, और कोई अपने ठेठ स्वदेशी ठाठ में। इधर युवतियाँ इधर उधर चहकती फिरती, प्रौढ़ाएँ आंखें मटका रही थी। वासना उम्र के साथ बढ़ती जाती थी, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आंखों के सामने था। अंग्रेजी फैशन वालियाँ औरों को गंवारिनें समझती थी और गंवारिनें उन्हें उल्टा कहती थी। मज़ा यह था कि सभी महिलाएं ये बातें अपनी महारानी और लौंडियों से कहने में भी संकोच न करती थी। ऐसा से कहने में भी संकोच था। ऐसा मालूम होता था कि कोई ईश्वर ने स्त्रियों को निंदा और परिहास के लिए ही रचा है। मन और तन में कितना अंतर हो सकता है, इसका कुछ अनुमान हो जाता था। मनोरमा को महिलाओं के सेवा सत्कार का भार सौंपा गया था, किंतु उसे यह चरित्र देखने में विशेष आनंद आता था। उसके पास बैठने में घृणा होती थी। हाँ, जब रानी रामप्रिया को बैठे देखती तो उसके पास जा बैठती। इतने कांच के टुकड़े में उसे वहाँ एक रत्न नजर आता था। मेहमानों के आदर सत्कार की तो यह धूम थी कि और वे मजदूर जो छाती फाड़ फाड़ कर काम कर रहे थे, भूखे मरते थे, कोई इनकी खबर तक नहीं लेता था। काम लेने को सब थे, पर भोजन के लिए पूछने वाला कोई न था। चमहार पहर रात रहे,
घास छीलने जाते। मेहतर पहर रात से सफाई करने लगते। कहार पहर रात से पानी खींचना शुरू करते, मगर कोई उसका पुरस हाल न था। चपरासी बात बात पर उन्हें गालियाँ सुनाते, क्योंकि उन्हें खुद बात बात पर डांट पड़ती थी। चपरासी सहते थे, क्योंकि उन्हें दूसरों पर अपना गुस्सा उतारने का मौका मिल जाता था। बेगारों से न सहा जाता था, इसलिए कि उनकी आंतें जलती थी। दिन भर धूप में जलते, रात भर क्षुधा की आग में। रानी के समय में बेगार इससे भी ज़्यादा ली जाती थी, लेकिन रानी को स्वयं खिलाने पिलाने का ख्याल रखता था। बेचारे अब इन दिनों को याद करके रोते थे। क्या सोचते थे, क्या हुआ? असंतोष बढ़ा जाता था। न जाने कब सबके सब जान पर खेल जाए, हड़ताल कर दे। न जाने कब बारूद में चिंगारी पड़ जाए। दशा ऐसी भयंकर हो गई थी, राजा साहब को नरेशों की ही खातिरदारी से फुर्सत न मिलती थी। यह सत्य है, किंतु राजा के लिए ऐसे बहाने शोभा नहीं देते। उसकी निगाह चारों तरफ दौड़नी चाहिए। अगर उसमें अपनी इतनी योग्यता नहीं तो उसे राज्य करने का कोई अधिकार नहीं। संध्या का समय था। चारों तरफ चहल पहल मची हुई थी। तिलक का मुहूर्त निकट आ गया था। हवन की तैयारियां हो रही थी। सिपाहियों को वर्दी पहनाकर खड़े हो जाने की आज्ञा दे दी गई थी। सहसा मजदूरों के बारे से रोने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। किसी कैंप में घास न थी और ठाकुर हरिसेवक हंटर लिए हुए चमारों को पीट रहे थे। मुंशी वर्षधर की आंखें मारे क्रोध से लाल हो रही थी कि न अनर्थ है। सारा दिन गुजर गया और अभी तक किसी कैंप में घास नहीं पहुंची। चमारों का यह हौसला, ऐसे बदमाशों को गोली मार देनी चाहिए। एक चमार बोला, मालिक आपको अख्तियार है, मार डालिए। मुद्दा पेट बांधकर काम नहीं होता। चौधरी ने हाथ बांधकर कहा, हुजूर घास तो रात ही को पहुंचा दी गई थी। मैं आप जाकर रखवा आया था। हाँ, इस बेला अभी नहीं पहुंची। आधे आदमी तो मांदे पड़े हुए हैं, क्या करूं? मुंशी बदमाश झूठ बोलता है। सुअर, डैम फूल, ब्लडी रैस्कल, शैतान का बच्चा, अभी पोल खेला होगा। घोड़े बिना खाए कैसे दौड़ेंगे? एक युवक ने कहा, हम लोग तो बिना खाए 8 दिन से घास दे रहे हैं। घोड़े क्या बिना खाए 1 दिन में न दौड़ेंगे? क्या हम घोड़े से भी गए गुजरे हैं? चौधरी डंडा लेकर युवक को मारने दौड़ा, पर उसके पहले ही ठाकुर साहब ने झपट कर उसे 4-5 हंटर शराप शराप लगा दिए। नंगी देह, चमड़ा फट गया, खून निकल आया। चौधरी ने युवक और ठाकुर साहब के बीच खड़े होकर कहा, हुजूर क्या मार ही डालेंगे? लड़का है, कुछ अनुचित मुंह से निकल जाए तो क्षमा करनी चाहिए। राजा को दयावान होना चाहिए। ठाकुर साहब आपे से बाहर हो रहे थे। एक चमार का यह हौसला कि उसके सामने मुंह खोल सके। वही हंटर तनातन चौधरी को जमाया। बूढ़ा आदमी उस पर कई दिन का भूखा खड़ा भी मुश्किल हो सकता था। हंटर पड़ते ही जमीन पर गिर पड़ा। बारे में हलचल पड़ गई। हजारों आदमी जमा हो गए। कितने ही चमारों ने मारे डर के खुरपी और रस्सी उठा ली थी और घास छीलने जा रहे थे। चौधरी पर हंटर पड़ते देखा तो रस्सी खुरपी फेंक दी और आकर चौधरी को उठाने लगे। ठाकुर साहब ने तरफ पर कहा, तुम सब अभी 1 घंटे में घास लाओ, नहीं तो एक एक की हड्डी तोड़ की दी जाएगी। एक चमार बोला, हम यहाँ काम करने आए हैं, जान देने नहीं आए हैं। एक तो भूखे मरे, दूसरे लात खाए। हमारा जन्म इसलिए थोड़े ही हुआ है, जिससे चाहे काम करवाइए, हम घर जाते हैं। ठाकुर साहब फिर हंटर पटका कर बोले, कहाँ भाग कर जाओगे? गांव में घुसने भी न पाओगे। क्या सरकारी काम को हंसी खेल समझ लिया है? चमार, सरकार अपना गांव ले ले, हम छोड़ कर चले जाएंगे। ठाकुर, खेत छीन लिए जाएंगे, घर घिरा दिए जाएंगे, इस फेर में मत रहना। चमार, आपको अख्तियार है, जो चाहे करे, हमें अब इस राज्य में नहीं रहना है। कुछ हाथ पांव थोड़े ही कटाए बैठे हैं, अगर कहीं ठिकाना न लगेगा तो मिरीच डमरा तो है ही। मुंशी, जिसने बारे के बाहर कदम रखा उसकी सामत आई तो पर उड़ा दूंगा। लेकिन चमारों के सिर पर भूत सवार था। बूढ़े चौधरी को उठाकर सब के सब एक गोल में बारे के द्वार की ओर चले। सिपाहियों की कैवाद हो रही थी। ठाकुर साहब ने खबर भेजी और बात की बात में उन सब ने आकर बड़े द्वार पर रोक लिया।
सभी कैंपों में खलबली पड़ गई। तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी। किसी ने कहा चमारों ने दीवान साहब को मार डाला, किसी ने उठाया सिपाहियों ने गोली चला दी और 50 चमार जान से मारे गए। चारों तरफ से दौड़ दौड़ कर लोग तमाशा देखने आने लगे। बारे का द्वार भेरे के द्वारे का बना हुआ था। भीतर भेरे थी घबराई हुई, बाहर कुत्ते थे झल्लाए हुए। भेरे लड़ना नहीं जानती थी पर प्राण भय से भाग जाती थी। वे उसी रास्ते से निकलेगी जो आंखों के सामने है। उस पर कुत्ते हो या शेर, घबराहट में भेरों को कुछ नहीं सूझता। सिपाहियों को अपनी वीरता दिखाने का ऐसा अवसर क्यों कभी मिला था। निहत्तों पर हथियार चलाने से आसान और क्या है। सभी संगीन चढ़ाए तैयार थे कि हुक्म मिले और अपनी निशानेबाजी के जौहर दिखाए। राजा साहब अपने खेमे में तिलक के भड़कीले सजीले वस्त्र धारण कर रहे थे। एक आदमी उसकी पांग संवार रहा था। इन वस्त्रों में उसकी प्रतिमा भी चमक उठी थी। वस्त्रों में तेज बढ़ाने वाली इतनी शक्ति है उसकी उन्हें अभी कल्पना भी न थी। यह खबर सुनी तो तिलमिला गए। वह अपनी समझ में प्रजा के सच्चे भक्त थे। उन पर कोई अत्याचार न होने देते थे। उनको लूटना नहीं, उनको पालना चाहते थे। जब वह प्रजा पर इतना प्राण देते थे तो क्या प्रजा का धर्म न था कि वह भी उन पर प्राण देती। और फिर शुभ अवसर पर जो लोग इतने घृणित हैं उन पर किसी तरह की रियायत करना व्यर्थ है। दयालुता दो प्रकार की होती है, एक में नम्रता होती है, दूसरी में आत्म प्रशंसा। राजा साहब की दयालुता इसी प्रकार की थी। उन्हें यश की बड़ी इच्छा थी, पर यहाँ इस सुअवसर पर इतने राजाओं रईसों के सामने ये दुष्ट लोग उसका अपमान करने पर तुले हुए थे। यह उन पर यो की घोर निष्ठा थी और उसका जवाब उसके सिवा और कुछ नहीं था कि उन्हें खूब कुचल दिया जाता। सच है, सीधे का मुंह कुत्ता चाटता है। मैं जितना है इन लोगों को संतुष्ट रखना चाहता हूँ, इतने ही ये शेर होते जाते हैं। चलकर अभी उन्हें इसका मजा चखाता हूँ। क्रोध से बावले होकर वह अपनी बंदूक लिए खेमे से निकल आए और कई आदमियों के साथ बारे के द्वार पर आ पहुँचे। चौधरी इतने देर में झाड़ पोंछ कर उठ बैठा था। राजा को देखते ही रोक कर बोला, दुहाई है महाराज की, सरकार बड़ा अंधेर हो रहा है, गरीब लोग मारे जाते हैं। राजा, तुम सब पहले बारे के द्वार से हट जाओ, फिर जो कुछ कहना है मुझसे कहो। अगर किसी ने बारे के बाहर पांव रखा तो जान से मारा जाएगा। दंगा किया तो तुम्हारी जान की खैरियत नहीं। चौधरी, सरकार ने हमको काम करने के लिए बुलाया है कि जान देने के लिए। राजा, काम न करोगे तो जान ली जाएगी। चौधरी, काम तो आपका करे, खाने किसके घर जाएं। राजा, क्या बहुधा बातें करता है, चुप रहो। तुम सब के सब मुझे बदनाम करना चाहते हो। हमेशा से लात खाते आए हो और वही तुम्हें अच्छा लगता है। मैंने तुम्हारे साथ भलमनसी का बर्ताव करना चाहा था, लेकिन मालूम हो गया कि लातों के देवता बातों से नहीं मानते। तुम नीच हो और नीच लातों के बगैर सीधा नहीं होता। तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही। चौधरी, जब लात खाते थे तब कहते थे, अब न खाएंगे। राजा, क्यों? अब कौन सुखापत के पर लग गए हैं। चौधरी, वह समय ही लद गया है। क्या अब हमारी पीठ पर कोई नहीं कि मार खाते रहें और मुंह न खोले। अब तो सेवा समिति हमारी पीठ पर है। क्या वह कुछ भी न्याय न करेगी। हमारी राय में मेंबर चुने जाते हैं, क्या कोई हमारी फरियाद न सुनेगा। राजा, अच्छा, तो तुझे सेवा समिति वालों का घमंड है। चौधरी, हुई है, वह हमारी रक्षा करती है तो क्यों न उस पर घमंड करे। राजा साहब होठ चबाने लगे, तो यह समिति वालों की कारस्तानी है। चक्रधर मेरे साथ कपट चाल चल रहे हैं। लाला चक्रधर, जिसका बाप मेरी खुशामद की रोटियां खाता है, जिसे मृतता समझता था, वही आस्तीन का सांप निकला। देखता हूँ वह मेरा क्या कर लेता है। एक रुक्का बड़े साहब के नाम लिख दूं तो बचा के होश ठीक हो जाए। इन मुखों के सिर ये घमंड निकाल ही देना चाहिए। यह जहरीले कीड़े फैल गए तो आफत मचा देंगे। चौधरी तो ये बातें कर रहा था, उधर बारे में घोर कोलाहल मचा हुआ था। सरकारी आदमियों की सूरत देखकर जिसके प्राण पखेरु उड़ जाते थे, वे इस समय निशंक और निर्भक बंदूक के सामने मरने को तैयार थे। द्वार से निकलने का रास्ता न पाकर कुछ आदमियों ने बारे की
लकड़ियों और रस्सियाँ काट डाली और हजारों आदमी उधर से भरभरा कर निकल पड़े, मानो कोई उमड़ी हुई नदी बांध तोड़कर निकल पड़े। उसी वक्त एक ओर सशस्त्र पुलिस के जवान और दूसरी ओर से चक्रधर समिति के कई युवकों के साथ आते हुए दिखाई दिए। चक्रधर ने निश्चय कर लिया था कि राजा साहब के आदमियों को उसके हाल पर छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ की खबरें सुन सुनकर उसके कलेजे पर सांप सा लौटता रहता था। ऐसे नाजुक मौके पर खड़े होकर तमाशा देखना उसे लज्जानाक मालूम होता था। अब तक तो दूर ही से आदमियों को दिलासा देने थे, लेकिन आज की खबरों ने उन्हें आने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें देखते ही हड़तालियों में जान सी पड़ गई, जैसे अबोध बालक अपनी माता को देखकर शेर हो जाए। हजारों आदमियों ने घेर लिया। भैया आ गए की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। चक्रधर को यहाँ की स्थिति उससे कहीं भयावह जान पड़ी। जितना उन्होंने समझा था राजा साहब को यह जिद कि कोई आदमी यहाँ से जाने न पाए। आदमियों को यह जिद थी कि अब हम यहाँ एक क्षण भी न रहेंगे। सशस्त्र पुलिस सामने तैयार। सबसे बड़ी बात यह थी कि मुंशी ब्रजधर खुद एक बंदूक लिए पैतरे बदल रहे थे, मानो सारे आदमियों को कच्चा ही खा जाएंगे। चक्रधर ने ऊंची आवाज से कहा, क्यों भाइयों, तुम मुझे अपना मित्र समझते हो या शत्रु? चौधरी भैया, यह भी कोई पूछने की बात है? तुम हमारे मालिक हो, स्वामी हो, सहायक हो। क्या आज तुम्हें पहली बार ही देखा है? चक्रधर, तो तुम्हें विश्वास है कि मैं जो कुछ कहूँगा और करूँगा वह तुम्हारे ही भले के लिए होगा? चौधरी, मालिक तुम्हारे ऊपर विश्वास न करेंगे तो और किस पर करेंगे? लेकिन इतना समझ लीजिए कि हम और सब कर सकते हैं, यहाँ नहीं रह सकते। यह देखिए, पीठ दिखाकर कोड़े खाकर यहाँ किसी तरह न रहूँगा। चक्रधर इस भीड़ से निकलकर सीधे राजा साहब के पास आए। बोले, महाराज, मैं आपसे कुछ विनय करना चाहता हूँ। राजा साहब ने त्योरिया बदल कर कहा, मैं इस वक्त कुछ नहीं सुनना चाहता। चक्रधर, आप कुछ न सुनेंगे तो पछताएंगे। राजा, मैं इन सबों को गोली मार दूंगा। चक्रधर, दीन प्रजा के रक्त से राज तिलक लगाना किसी राजा के लिए मंगलकारी नहीं हो सकता। प्रजा का आशीर्वाद ही राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं आपका सेवक हूँ, आपका शुभ चिंतक हूँ, इसलिए आपकी सेवा में आया हूँ। मुझे मालूम है कि आपके हृदय में कितनी दया है और प्रजा से आपको कितना स्नेह है। यह सारा तूफान अयोग्य कर्मचारियों का खड़ा किया हुआ है। उन्हीं के कारण आप आज इन लोगों के रक्त के प्यासे बन गए हैं, जो आपकी दया और कृपा के प्यासे हैं। ये सभी आदमी इस वक्त झल्लाए हुए हैं। गोली चलाकर आप इनके प्राण ले सकते हैं, लेकिन इनका रक्त केवल इसी बारे में न सूखेगा। यह सारा विस्तृत कैंप उस रक्त में सींच जाएगा, जिसकी लहरें के झोंके से यह विशाल मंडप उखड़ जाएगा और यह आकाश में फहराती हुई ध्वजा भूमि पर गिर पड़ेगी। अभिषेक का दिन दान और दया का है, रक्तपात का नहीं। इस शुभ अवसर पर एक हत्या भी हुई तो वह सशस्त्र रूप धारण करके ऐसा भयंकर अभिनय दिखाएगी कि सारी रियासत में हाहाकार मच जाएगा। राजा साहब ने अपनी टेक पर आना जानते थे, किंतु इस समय उनका दिल कांप उठा। वही प्राणी थे जो दिन भर गालियाँ बकता था, प्रातःकाल कोई मिथ्या शब्द मुंह से नहीं निकलने देता था। वही दुकानदार जो दिन भर टेटी मारता है, प्रातःकाल ग्राहक से मेलजोल तक नहीं करता। शुभ मुहूर्त पर हमारी मनोवृत्ति धार्मिक हो जाती है। राजा साहब कुछ नरम होकर बोले, मैं खुद नहीं चाहता कि मेरी तरफ से किसी पर अत्याचार किया जाए, लेकिन इसके साथ ही यह भी नहीं चाहता कि प्रजा मेरे सिर पर चढ़ जाए। इन लोगों की और कोई शिकायत भी थी तो उन्हें आकर मुझसे कहना चाहिए था। अगर मैं ना सुनता तो उन्हें अख्तियार था, जो चाहते करते, पर मुझसे न कहकर इन लोगों ने हेकड़ी करनी शुरू की। रात घोड़े को घास नहीं दी और इस वक्त भागते जाते हैं। मैं यह घोर अपमान नहीं सह सकता। चक्रधर, आपने इन लोगों को अपने पास आने का अवसर कब दिया? आपके द्वारपाल इन्हें दूर से ही भगा देते थे। आपको मालूम है कि इन गरीबों को एक सप्ताह से कुछ भोजन नहीं मिला। राजा, एक सप्ताह से भोजन नहीं मिला, यह आप क्या कहते हैं? मैंने सख्त ताकीद कर दी थी कि हर मजदूर को इच्छापूर्ण भोजन दिया जाए।
केवल दीवान साहब, क्या बात है? हरि सेवक, धर्मावतार, आप इस महाशय की बातों में न आइए। यह सारी आग इन्हीं की लगाई हुई है। प्रजा को बहकाना और भड़काना इन लोगों ने अपना धर्म बना रखा है। यहाँ एक आदमी दोनों वक्त भोजन दिया जाता था। मुंशी दीनबंधु, यह लड़का बिल्कुल ना समझ है। दूसरे ने जो कुछ कह दिया उसे सच समझ लेता है। तुमसे किसने कहा बेटा कि आदमियों को भोजन नहीं मिलता है? भंडारी तो मैं हूँ। मेरे सामने जिन्स तौली जाती थी मैं पूछ पूछ कर देता था। बारातियों की भी कोई इतनी खातिर न करता होगा। इतनी बात भी न जानता तो तहसीलदार क्या खाक करता? राजा, मैं इसकी पूछताछ करूँगा। हरिसेवक, हुजूर, इन्हीं लोगों ने आदमियों को उभार कर कर्कश बना दिया है। ये लोग सबसे कहते फिरते हैं कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बराबर बनाया है। किसी को तुम्हारे ऊपर राज्य करने का अधिकार नहीं है। किसी को तुमसे बेगार लेने का अधिकार नहीं। प्रजा ऐसी बातें सुन सुनकर शेर हो गई है। राजा, इन बातों में तो मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती। मैं खुद प्रजा से यही बातें कहना चाहता हूँ। हरिसेवक, हुजूर, ये लोग कहते हैं जमीन के मालिक तुम हो। जो जमीन से बीज उगाएगा वही उसका मालिक है। राजा, तो तुम्हारा गुलाम है? राजा, बहुत ठीक कहते हैं। इसमें मुझे तो बिगड़ने की कोई बात नहीं मालूम होती। वास्तव में मैं प्रजा का गुलाम हूँ, बल्कि उसके गुलाम का गुलाम हूँ। हरिसेवक, हुजूर, इन लोगों की बातें कहाँ तक कहूँ? कहते हैं राजा को इतने बड़े महल में रहने का कोई हक नहीं, उसका संसार में कोई काम नहीं। राजा, बहुत ठीक कहते हैं। आखिर मैं परे परे खाने के सिवा और क्या करता हूँ? चक्रधर ने झुंझलाकर कहा, ठाकुर साहब, आप मेरे स्वामी हैं, लेकिन क्षमा कीजिए, आप मेरे साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं। मैंने प्रजा को उनके अधिकार अवश्य समझाए हैं, लेकिन यह कभी नहीं कहा कि राजा को संसार में रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस दिन राजाओं की ज़रूरत न पड़ेगी उस दिन उनका अंत हो जाएगा। देश में उसी की राज्य व्यवस्था होती है जिसका अधिकार होता है। राजा, मैं तो बुरा नहीं मानता, जरा भी नहीं। आपने कोई ऐसी बात नहीं कही जो और लोग कहते हो। वास्तव में जो राजा प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य का पालन न करे उसका जीवन व्यर्थ है। चक्रधर को मालूम हुआ कि राजा साहब मुझे बना रहे हैं। यह अवसर मजाक का न था। हजारों आदमी सांस बंद किए हुए सुन रहे थे कि ये लोग क्या फैसला करते हैं, और यहाँ उन लोगों को मजाक सूझ रहा है। गर्म होकर बोले, अगर आपके ये भाव सच्चे होते तो प्रजा पर यह विपत्ति ही ना आती। राजाओं की यह पुरानी नीति है कि प्रजा का मन मीठी मीठी बातों से भरे और अपने कर्मचारियों को मनमाने अत्याचार करने दे। वह राजा जिसके कानों तक प्रजा की पुकार न पहुँचने पाए आदर्श नहीं कहा जा सकता। राजा, किसी तरह नहीं, उसे गोली मार देनी चाहिए। जीता चुनाव देना चाहिए। प्रजा का गुलाम है, दिल्लगी है। चक्रधर यह व्यंग न सह सके। उनकी स्वाभाविक सहन शक्ति ने उनका साथ छोड़ दिया। चेहरा तमतमा उठा। बोले, जिस आदर्श के सामने आपको सर झुकाना चाहिए उसका मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता। समाज की यह व्यवस्था अब थोड़े ही दिनों की मेहमान है, और वह समय आ रहा है जब या तो राजा प्रजा का सेवक होगा या होगा ही नहीं। मैंने अभी यह अनुमान न किया था कि आपके वचन और कर्म में इतनी जल्दी इतना बड़ा भेद हो जाएगा। क्रोध ने अब अपना यथार्थ रूप धारण किया। राजा साहब अभी तक तो व्यंग्यों से चक्रधर को परास्त करना चाहते थे, लेकिन जब चक्रधर के वार मर्मस्थल पर पड़ने लगे तो उन्हें भी अपने शस्त्र निकालने पड़े। डपट कर बोले, अच्छा बाबूजी, अब अपनी जबान बंद करो। मैं जितनी ही दर देता रहता हूँ उतने ही आप सिर पर चढ़े जाते हैं। मित्रता के नाते जितना सह सकता था उतना सह चुका, अब नहीं सह सकता। मैं प्रजा का गुलाम नहीं हूँ, प्रजा मेरे पैरों की धूल है। मुझे अधिकार है कि उसके साथ कैसा उचित समझूं वैसा सलूक करूं। किसी को हमारे और हमारी प्रजा के बीच बोलने का हक नहीं। आप अपनी कृपा करके यहाँ से चले जाइए और फिर कभी मेरी रियासत में कदम न रखिएगा, वरना शायद आपको पछताना पड़े। जाइए।
मुंशी ब्रजधर की छाती धक धक करने लगी। चक्रधर को हाथों से पीछे हटाकर बोले, हुजूर की कृपा दृष्टि इसे शोक कर दिया है। अभी तक बड़े आदमियों की सोहबत में बैठने का मौका तो मिला नहीं, बातें करने की तमीज कहाँ से लाए। लेकिन चक्रधर भी जवान आदमी थे। उस पर सिद्धांतों के पक्के, आदर्श पर मिटने वाले अधिकार और प्रभुत्व के ज्ञानी जानी दुश्मन थे। वह राजा साहब को दंड शब्दों से जरा भी प्रभावित न हुए। उस सिंह की गरज थी जिसके दांत और पंजे टूट गए हो। यह उस रस्सी की ऐंठन थी जो जल गई हो। तने हुए सामने आए और बोले, आपको अपने मुख से यह शब्द निकालते हुए शर्म आना चाहिए थी। अगर संपत्ति से इतना पतन हो सकता है तो मैं कहूँगा कि इससे बुरी चीज़ संसार में कोई नहीं। आपके भाव कितने पवित्र थे, कितने ऊंचे। आप प्रजा पर अपने को अर्पण कर देना चाहते थे। आप कहते थे, मैं प्रजा को अपने पास रोक टोक आने दूंगा। उनके लिए मेरे द्वार हरदम खुले रहेंगे। आप कहते थे, मेरे कर्मचारियाँ उनकी ओर टेढ़ी निगाह से भी देखेंगे तो उनकी सामत आ जाएगी। वे सारी बातें क्या आपको भूल गई? और इतनी जल्द? अभी तो बहुत दिन नहीं गुजरे। अब आप कहते हैं प्रजा मेरे पैरों की धूल है। ईश्वर आपको सुबुद्धि दे। राजा साहब कहाँ तो क्रोध से उन्मुक्त हो रहे थे, कहाँ यह गलती हुई बात सुनकर रो पड़े। क्रोध निरुत्तर होकर पानी पानी हो गया, या यूँ कहियो कि आंसू व्यक्त भावों का ही रूप है। ग्लानि थी यह पश्चाताप, अपनी दुर्बलता का दुख था यह विवशता का, या इस बात का रंज था कि यह दुष्ट मेरा इतना अपमान कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका निर्णय करना कठिन है। मगर एक ही क्षण में राजा साहब सचेत हो गए। प्रभुता ने आंसुओं को दबा दिया। अकड़ कर बोले, मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ। हरि सेवक, आपको शर्म नहीं आती कि किस से इतनी बातें कर रहे हैं? ब्रजधर, बेटा क्यों मेरे मुंह में कालिख लगा रहे हो? चक्रधर, जब तक आप इन आदमियों को जाने न देंगे मैं नहीं जा सकता। राजा, मेरे आदमियों से तुम्हें कोई सरोकार नहीं। उनमें से अगर एक भी हिला तो उसकी लाश जमीन पर होगी। चक्रधर, तो मेरे लिए उसके सिवा और कोई उपाय नहीं कि उन्हें यहाँ से हटा ले जाऊं। यह कहकर चक्रधर मजदूरों की ओर चले चले। राजा साहब जानते थे कि इसका इशारा पाते ही सारे मजदूर हवा हो जाएंगे, फिर सशस्त्र सेना भी उन्हें न रोक सकेगी। तिल मिलाकर बंदूक लिए हुए चक्रधर के पीछे दौड़े और ऐसे जोर से उन पर कुंदा चलाया कि सिर पर लगता तो शायद वही ठंडे हो जाते, मगर लगता तो शायद कुंदा पीठ में लगा और उसके झोंके से चक्रधर कई हाथ आ पर आगे जा गिरे। उनका जमीन पर गिरना था कि 5,000 आदमी बारे के तोड़कर सशस्त्र सिपाहियों को चीरते बाहर निकल गए और नशेरे के कैंप की ओर चले गए। रास्ते में जो कर्मचारी मिला उसे पीटा। मालूम होता था कैंप में लूट मच गई है। दुकानदार अपनी दुकानें समेटने लगे। दर्शनगण अपनी धोतियां संभालकर भागने लगे। चारों तरफ भगदड़ मच गई। जितने बेफिक्र सोहदे लमचे तमाशा देखने आए थे वे सब उपद्रवियों में मिल गए। यहाँ तक कि नरेशों के कैंप तक पहुँचते पहुँचते उनकी संख्या दूनी हो गई। राजा रईस अपनी वासनाओं के सिवा और किसी के गुलाम नहीं होते। वक्त की गुलामी भी उन्हें पसंद नहीं। वे किसी की नियति को अपनी स्वेच्छा में बाधा नहीं डालने देते। फिर उनको उनकी क्या परवाह कि सुबह है या शाम, कोई मीठी नींद के मज़े लेता या कोई गाना सुनता था। कोई स्थान ध्यान में मग्न था और कुछ लोग तिलक मंडप जाने की तैयारियां कर रहे थे। कहीं भंग घुटती थी, कहीं कवि चर्चा हो रही थी और कहीं नाच हो रहा था। कोई नाश्ता कर रहा था और कोई लेटा नौकरों से चंपी करा रहा था। उत्तरदायित्वहीन स्वतंत्रता अपनी विविध लीलाएं दिखा रही थी। अगर उपद्रवी इस कैंप में पहुंच जाते तो वहाँ अनर्थ हो जाता। न जाने कितने राजवंशों का अंत हो जाता। किंतु राजाओं की रक्षा उनका इकबाल करता है। अंग्रेजी कैंप में 10-12 आदमी अभी भी शिकार खेलने गए थे, लौटे थे। उन्हें जो यह हंगामा सुना तो बाहर निकल आए और जनता पर अंधाधुंध बंदूकें छोड़ने लगे। पहले तो उज्जीवित जनता ने बंदूकों की परवाह न की। उसे अपनी संख्या बल का था। लोग सोचते थे
मरते मरते हमसे जो इतने आदमी कैंप में पहुंच जाएंगे कि नरेशों को कहीं भागने की जगह न मिलेगी। हमें सारे प्रांत को इन अत्याचारियों से मुक्त कर देंगे। ये सब भी तो अपनी प्रजा पर ऐसा ही अत्याचार करते होंगे। जनता उत्तेजित होकर आशावादी हो जाती है। गोली की पहली भाड़ आई, कई आदमी गिर गए। चौधरी, देखो भाई, घबराना नहीं, जो गिरता है उसे गिरने दो, आज ही तो दिल के हौसले निकाले हैं। जय हनुमान जी की। एक मजदूर बढ़े जाओ, अब मार लिया है आज ही तो। उसके मुंह से पूरी बात भी न निकलने पाई थी कि गोलियों की दूसरी बाढ़ आई और कई आदमियों के साथ दोनों नेताओं का काम तमाम कर गई। एक क्षण के लिए सबके पैर रुक गए। जो जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। समस्या थी कि आगे जाए या पीछे। सहसा एक युवक ने कहा, मारो। रुक क्यों गए? सामने पहुंचकर हिम्मत छोड़ देते हो? बढ़े चलो, जय दुर्गा माई की। दूसरा बोला, आज जो मरेगा वह बैकुंठ में जाएगा। बोलो हनुमान जी की जय। उसे भी गोली लगी और चक्कर खाकर गिरा। इतने में दीवान साहब बंदूक लिए पीछे दौड़ते हुए आ पहुंचे। गुरु सेवक भी उसके साथ थे। दोनों एक दूसरे रास्ते से कैंप के द्वार पर पहुंच गए। हरिसेवक, तुम मेरे पीछे खड़े हो जाओ और यहीं से निशाना लगाओ। गुरु सेवक, अभी फैर न कीजिए, मैं जरा इन्हें तो समझा लूँ। समझाने से काम निकल जाए तो रक्त क्यों बहाया जाए। हरिसेवक, अब समझाने का मौका नहीं है। अभी दम के दम में सबके सब अंदर घुस जाएंगे तो प्रलय हो जाएगी। किंतु गुरु सेवक के हृदय में दया थी। पिता की बात न मानकर वह सामने आ गए और ललकार कर बोले, तुम लोग यहाँ क्यों आ रहे हो? यह न समझो कि तुम कैंप के द्वार पर पहुँच गए हो। यहाँ आते जाते तुम आधे हो जाओगे। एक मजदूर, कोई चिंता नहीं, मर मर कर जीने से एक बार मर जाना अच्छा है। मारो, आगे बढ़ो, क्या हिम्मत छोड़ देते हो? गुरु सेवक आगे एक कदम भी रखा और गिरे। यह समझ लो कि तुम्हारे आगे मौत खड़ी है। मजदूर, हम आज मरने के लिए कमर बांधकर। अंग्रेजी कैंप से फिर गोलियों की बाढ़ आई और कई आदमियों के साथ यह आदमी भी गिर गया और उसके गिरते ही सारे समूह में खलबली पड़ गई। अभी तक इन लोगों ने न मालूम था कि गोलियां किधर से आ रही है। समझ रहे थे कि इसी कैंप से आती होगी। अब शिकारी लोग बढ़ आए थे और साफ नजर आ रहे थे। एक चमार बोला, साहब, लोग गोली चला रहे हैं। दूसरा, गोरों की फौज है, फौज। तीसरा, चलो उन्हीं सबों पे पड़ते, मुर्गी के अंडे खा खा कर खूब मोटाए हुए हैं। चौथा, यही सब तो राजाओं को बिगाड़े हुए हैं। दो शिकार मिल भी गए तो मेहनत सफल हो जाएगी। लेकिन कायरों की हिम्मत टूटने लगी थी। लोग चुपके चुपके दाएं बाएं से सरकने लगे थे। यहाँ प्राण देने से बाजार में लूट मचाना कहीं आसान था। देखते देखते पीछे के सभी आदमी खिसक गए। केवल आगे के लोग खड़े रह गए थे। उन्हें क्या खबर थी कि पीछे क्या हो रहा है। वे अंग्रेजों को कैंप की तरफ मुड़े और एक ही हल्ले में अंग्रेजी कैंप के फाटक तक आ पहुँचे। अब तो यहाँ भी भगदड़ पड़ी। एक और नरेशों के कैंप से मोटरें निकल निकल कर पीछे की ओर से दौड़ती चली जा रही थी। इधर अंग्रेजी कैंप से मोटरों का निकलना शुरू हुआ। एक क्षण में सारी लौंडियाँ गायब हो गई। मर्दों में भी आधे से ज़्यादा निकल भागे। केवल वही लोग रह गए जो मोर्चे पर खड़े थे और जिनके लिए भागना मौत के मुंह में जाना था। मगर इन सबों के हाथों में मार्टिन और माजर के यंत्र थे। इधर ईश्वर की दी हुई लाठियाँ थी या जमीन से चुने हुए पत्थर। यद्यपि हड़तालियों का दल एक ही हल्ले में इस फाटक तक पहुंच गया, पर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कोई 20 आदमी गिर पड़े। अगर इस वक्त 50 गज के अंतर पर भी इतने आदमी गिरे होते तो शायद सबके पैर उखड़ जाते। लेकिन यह विश्वास था कि अब मार लिया है, उनके हौसले बढ़ाए हुए था। विजय के सम्मुख पहुंचकर कायर भी वीर हो जाते हैं। घर के समय ही पहुंचकर थके हुए पति के पैरों में भी लग जाते हैं। इन मनुष्यों के मुख पर इस समय हिंसा झलक रही थी। चेहरे विकृत हो गए थे। जिसने उन्हें इस दशा में न देखा हो, यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि वही दीनता के पुतले हैं जिन्हें एक काठ की पुतली भी चाहे तो नचा सकती थी। अंग्रेजी योद्धा अभी तक मोर्चे पर खड़े बंदूकें छोड़ रहे थे, लेकिन इस भयंकर दल को सामने देखकर
उसके अवसान जाते रहे। 2-4 तो भागे, 2-3 मूर्छा खाकर गिर पड़े। केवल 5 फौजी अफसर अपनी जगह पर डटे रहे। उन्हें बेचने की कोई आशा न थी। इसी निराशा ने उन्हें अदम्य साहस प्रदान कर दिया था। वे जान पर खेलते हुए थे, क्षण क्षण पर बंदूकें चलाते थे, मानो बंदूकें की कले हो। जो आगे बढ़ता था उनके अचूक निशाने का शिकार हो जाता था। उधर ढेलों और पत्थरों की वर्षा हो रही थी, जो फाटक तक मुश्किल से पहुंचती थी। अब सामने पहुंचकर लोगों ने आगे बढ़कर पत्थर चलाना शुरू किया, यहाँ तक कि अंग्रेज चोट खाकर गिर पड़े। एक का सिर फट गया था, दूसरे की बाँह टूट गई थी। केवल 3 आदमी रह गए थे और वह इन आदमियों को रोक रखने के लिए काफ़ी थे। लेकिन उसके पास भी कारतूस न रह गए थे। कठिन समस्या थी। प्राण बचने की कोई आशा नहीं। भागने की कल्पना ही से उन्हें घृणा होती थी। जिन मनुष्यों को हमेशा पैरों से ठुकराया, फिर जिन्हें उन्हें कुली कहते हैं, कुत्तों से भी नीचा समझते रहे, उनके सामने पीठ दिखाना ऐसा अपमान था जिसे वे किसी तरह न सह सकते थे। इधर हड़तालियों के हौसले बढ़ते जाते थे। शिकार अब बेदम होकर गिरना चाहता था। हिंसा के मुंह से लार टपक रही थी। एक आदमी ने कहा, हाँ बहादुरों, बस एक हल्ले की और कसर, घुस पड़ो, अब यहाँ आते हैं। दूसरों बोला, फांसी तो पड़ेगी ही, अब इन्हें क्यों छोड़ें। सहसा एक आदमी पीछे से भीड़ को चीरता बेतहाशा दौड़ा हुआ आकर बोला, बस बस क्या करते हो, ईश्वर के लिए हाथ रोको। क्या गजब करते हो। लोगों ने चकित होकर देखा तो चक्रधर थे। सैकड़ों आदमी उन्मत्त होकर उनकी ओर दौड़े और उन्हें घेर लिया। जय जयकार की ध्वनि ने आकाश गूंजने लगा। एक मजदूर ने कहा, हमें अपने से 100 भाइयों के खून का बदला लेना है। चक्रधर ने दोनों हाथ उठाकर कहा, कोई एक कदम भी आगे न बढ़े, खबरदार। मजदूर, यारो, बस एक हल्ला और। चक्रधर, हम फिर कहते हैं, अब एक भी कदम आगे न उठे। जिले के मजिस्ट्रेट मिनिस्टर जिम ने कहा, बाबू साहब, खुदा के लिए हमें बचाइए। फौज के कप्तान मिस्टर सिम बोले, हम हमेशा आपको दुआ देगा, हम सरकार से आपकी सिफारिश करेगा। एक मजदूर, हमारे 100 जवान भून ढाले गए, आप कहाँ थे। यारो, क्या खड़े हो, बाबूजी का क्या बिगड़ा है, मारे तो हम गए हैं न, मारो भटके। चक्रधर ने उपद्रवियों के सामने खड़े होकर कहा, अगर तुम्हें खून की प्यास है तो मैं हाजिर हूँ। मेरी लाश को पैरों से कुचल कर तुम आगे बढ़ सकते हो। मजदूर, भैया हट जाओ, हमने बहुत मार खाई है, बहुत सताए गए हैं, इस वक्त दिल की आग बुझा लेने दो। चक्रधर, मेरा लहू इस ज्वाला को शांत करने के लिए काफ़ी नहीं है। मजदूर, भैया तुम शांत शांत बका करते हो, लेकिन उसका फल क्या होता है। हमें जो चाहता है मारता है, जो चाहता है पीसता है। तो क्या हम भी शांति से बैठे रहें। शांत रहने से तो कोई और भी हमारी दुर्गत होती है। हमें शांत रखना मत सिखाओ, हमें मारना सिखाओ, तभी हमारा उद्धार कर सकोगे। चक्रधर, अगर अपनी आत्मा की हत्या करके हमारा उद्धार भी होता हो तो हम आत्मा की हत्या करेंगे। संसार को मनुष्य से नहीं बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। भगवान ने उद्धार के जो उपाय बताए हैं उससे काम लो और ईश्वर पर भरोसा रखो। मजदूर, हमारी फांसी तो हो ही जाएगी, तुम माफ़ी तो न दिला सकोगे। मिस्टर जिम, हम किसी को सजा न देंगे। मिस्टर जिम, हम सबको इनाम दिलाएगा। चक्रधर, इनाम मिले या फांसी, इसकी क्या परवाह। अभी तक तुम्हारा दामन खून के छींटों से पाक है, इसे पाक रखो। ईश्वर की निगाह में तुम निर्दोष हो, अब अपने कलंकित मत करो, जाओ। मजदूर, अपने भाइयों का खून कभी हमारे सिर से न उतरेगा, लेकिन तुम्हारी यह मर्जी से तो लौट जाते हैं, आखिर फांसी पर तो चढ़ना ही है। चक्रधर, कुंद की चोट से कुछ देर तक तो अचेत पड़े रहे थे। जब होश आया तो देखा कि दाहिनी ओर हड़तालियों का एक दल अंग्रेजी कैंप के द्वार पर खड़ा है। बाईं ओर बाजार लूट रहा है और सशस्त्र पुलिस के सिपाही हड़तालियों के साथ मिले हुए दुकानें लूट रहे हैं। विशाल तिलक मंडप में अग्नि की ज्वाला उठ रही है। वह उठे और अंग्रेजी कैंप की ओर भागे। वही उनके पहुंचते ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बाजार में रक्तपात का भय न था। रक्षक स्वयं लुटेरे बने हुए थे।
उन्हें लूट से कहाँ फुर्सत थी कि हड़तालियों का शिकार करते। अंग्रेजी कैंप में ही स्थिति सबसे भयावह थी। इस नाजुक मौके पर वह न पहुंच जाते तो किसी अंग्रेज की जान न बचती। सारा कैंप लूट जाता और खेमे राख के ढेर हो जाते। हड़तालियों की रक्षा करनी तो उन्हें बंदी न थी, लेकिन विदेशियों को उन्होंने मौत के मुंह से निकाल लिया। एक क्षण में सारा कैंप साफ हो गया, एक भी मजदूर न रह गया। इन आदमियों के जाते ही वे लोग भी इनके साथ हो लिए जो पहले से लूट के लालच से आए थे। जिस तरह पानी आ जाने से कोई मेला उठ जाता है, ग्राहक, दुकानदार और दुकानें सब न जाने कहाँ लुप्त हो जाती है, उसी भांति एक क्षण में सारे कैंप में सन्नाटा छा गया। केवल तिलक मंडप से अभी तक आग की ज्वाला निकल रही थी। राजा साहब और उनके साथ के कुछ गिने गिनाए आदमी उसके सामने चुपचाप खड़े, मानो किसी मृतक की दाह क्रिया कर रहे हो। बाजार लूटा, गोलियां चली, आदमी मक्खियों की तरह मारे गए, पर राजा मंडप के सामने ही खड़े रहे। उन्हें अपनी सारी मनोकामनाएं अग्नि राशि में भस्म होती हुई मालूम होती थी। अंधेरा छा गया था। घायलों के कराहने की आवाज़ें आ रही थी। चक्रधर और उसके साथ के युवक उन्हें सावधानी से उठा उठाकर एक वृक्ष के नीचे जमा कर रहे थे। कई आदमी तो उठाते ही उठाते सुलोक सिधारे। कुछ सेवक उन्हें ले जाने की फिक्र करने लगे। कुछ लोग शेष घायलों की देखभाल में लगे। रियासत का डॉक्टर सज्जन मनुष्य था। यहाँ से संदेशा जाते ही यहाँ पहुँचा। उसकी सहायता ने बड़ा काम किया। आकाश पर काली घटा छाई हुई थी। चारों तरफ अंधेरा था। तिलक मंडप की आग भी बुझ चुकी थी। उस अंधकार में ये लोग लालटेन लिए घायलों को अस्पताल ले जा रहे थे। एकाएक कई सिपाहियों ने आकर चक्रधर को पकड़ लिया और अंग्रेज कैंप की तरफ ले चले। पूछा तो मालूम हुआ कि जिम साहब का यह हुक्म है। चक्रधर ने सोचा, मैंने ऐसा कोई अपराध तो नहीं किया जिसका यह दंड हो, फिर यह पकड़ धकड़ क्यों? संभव है मुझसे कुछ पूछने के लिए बुलाए हो और ये मूर्ख सिपाही उसका आशय न समझकर मुझे यूँ पकड़ लिए जाते हो। यह सोचते हुए वह मिस्टर जिम के खेमे में दाखिल हुए। देखा तो वहाँ कचहरी लगी हुई थी। सशस्त्र पुलिस के सिपाही, जिन्हें अब लूट से फुर्सत मिल चुकी थी, द्वार पर संगीने चढ़ाए खड़े थे। अंदर मिस्टर जिम और मिस्टर सिम रौद्र रूप धारण किए सिगार पी रहे थे, मानो क्रोधाग्नि मुंह से निकल रही हो। राजा साहब मिस्टर जिम के बंगले में बैठे थे। दीवान साहब क्रोध से आंखें लाल किए मेज पर हाथ रखे कुछ कह रहे थे और मुंशी ब्रजधर हाथ बांधे एक कोने में खड़े थे। चक्रधर को देखते ही मिस्टर जिम ने कहा, राजा साहब कहता है कि यह सब तुम्हारी शरारत है। तुम और तुम्हारा साथी लोग बहुत दिनों से रियासत के आदमियों को भड़का रहा है और आज भी तुम न आते तो यह दंगा न मचता। चक्रधर आवेश में आकर बोले, अगर राजा साहब आपका ऐसा विचार है तो इसका मुझे दुख है। हम लोग जनता में जागृति अवश्य फैलाते हैं, उसमें शिक्षा का प्रचार करते हैं, उन्हें स्वार्थ यथार्थ अमलों के फंदों से बचाने का उपाय करते हैं और इन्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने का उपदेश देते हैं। हम चाहते हैं कि वे मनुष्य बने और मनुष्यों की भांति संसार में रहे। ये स्वार्थ के दास बनकर कर्मचारियों की खुशामद न करे, भयवश अपमान और अत्याचार न सहे। अगर इससे कोई भड़काना समझता है तो समझे, हम तो इसे अपना कर्तव्य समझते हैं। जिम, तुम्हारे उपदेश का यह नतीजा देखकर कौन कह सकता है कि तुम उन्हें नहीं भड़काता? चक्रधर, यह उन आदमियों पर अत्याचार हो रहा था और उन्हें यहाँ से चले जाने का या काम न करने का अधिकार था। अगर उन्हें शांति के साथ चले जाने दिया जाता तो यह नौबत कभी नहीं आती। राजा, हमें परंपरा से बिगाड़ लेने का अधिकार है और हमें उसे नहीं छोड़ सकते। आप आदमियों को बिगाड़ देने से मना करते हैं और आज के हत्याकांड का सारा भार आपके ऊपर है। चक्रधर, कोई अन्याय केवल इसलिए मान्य नहीं हो सकता कि लोग उसे परंपरा से सहते आए हैं। जिन हम तुम्हारे ऊपर बगावत का मुकदमा चलाएगा। तुम खतरनाक आदमी हैं। राजा, हुजूर, मैं इसके साथ कोई सख्ती नहीं करना चाहता, केवल यह प्रतिज्ञा लिखना चाहता हूँ कि यह अथवा उनके सहकारी लोग मेरी रियासत में ना आए।
चक्रधर, मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कर सकता। दिनों पर अत्याचार होते देखकर दूर खड़े रहना वह दशा है जो हम किसी तरह नहीं सह सकते। अभी बहुत दिन नहीं गुजरे कि राजा साहब के विचार मेरे विचार से पूरे पूरे मिलते थे। उन्हें अपने विचारों को बदलने के नए नए कारण हो गए थे, मेरे लिए कोई कारण नहीं। राजा, मेरे प्रजा के हित के विचारों में कोई अंतर नहीं हुआ है। मैं अब भी प्रजा का सेवक हूँ, लेकिन आप उन्हें राजनीतिक यंत्र बनाना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से आप उनके हित चिंतक बनते हैं। मैं उन्हें राजनीति में नहीं डालना चाहता। आप उनके आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं और मैं उनके प्राणों की। बस आपके और मेरे विचार में केवल यही अंतर है। मिस्टर जिम ने सब इंस्पेक्टर से कहा, इनको हवालात में रखो, कल इल्ज़ाम पर पेश करो। वर्षधर ने आगे बढ़कर जिम के पैरों पर पगड़ी रख दी और बोले, हुजूर, यह गुलाम का लड़का है। हुजूर इसकी जाबाशी करें। हुजूर का पुराना गुलाम है। जब खुर्जे में तहसीलदार था तब हुजूर से सनद आता फरमाई थी, हुजूर। मिस्टर जिम, ओ तहसीलदार साहब, यह तुम्हारा लड़का है? तुमने सबको घर से निकाला क्यों नहीं दिया? सरकार तुमको इसलिए पेंशन नहीं देता कि तुम बागियों को पालो। हम तुम्हारा पेंशन बंद कर देगा। पेंशन इसलिए दिया जाता है कि तुम सरकार का वफादार नौकर बना रहो। वर्षधर, हुजूर मेरे मालिक हैं, आज इसका कसूर माफ़ कर दीजिए। आज से इसे घर से निकालने जा रहा हूँ। चक्रधर ने पिता को तिरस्कार भाव से देखकर कहा, आप क्यों ऐसी बातें करते हो? बातों से मुझे लज्जित करते हैं। मिस्टर जिम और राजा साहब मुझे जेल के बाहर भी कैद करना चाहते हैं। मेरे लिए जेल की कैद इस कैद से कहीं आसान है। व्रजधर, बेटा, मैं अब थोड़े ही दिनों का मेहमान हूँ, मुझे मर जाने दो। फिर तुम्हारे जी में जो आए करना, मैं मना करने ना आऊँगा। हरि सेवक, तहसीलदार साहब, आप व्यर्थ हैरान होते हैं। आपका काम समझा देना है। वह समझदार है, अपना भरा बुला समझ सकता है। जब वह खुद आग में कूद रहे हैं तो आप कब तक उन्हें रोकिएगा? व्रजधर, मेरी यह अर्ज है हुजूर कि मेरी पेंशन पर रेप ना आए। जिम, तुमको इस मुकदमे में शहादत देना होगा। तुमने अच्छा शहादत दिया तो तुम्हारा पेंशन बहाल रखा जाएगा। चक्रधर, लीजिए, आपकी पेंशन बहाल हो गई। केवल मेरे विरुद्ध गवाही भर दे दीजिएगा। राजा, बाबू चक्रधर, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप प्रतिज्ञा लिखकर शौक से घर जा सकते हो। मैं आपको तंग नहीं करना चाहता। हाँ, इतना ही चाहता हूँ कि ऐसे हंगामे न खड़े हो। चक्रधर, राजा साहब क्षमा कीजिएगा। जब तक असंतोष के कारण दूर न होंगे ऐसी दुर्घटनाएं होती ही रहेगी और फिर होगी। मुझे आप पकड़ सकते हैं, कैद कर सकते हैं। इससे चाहे आपको शांति हो, पर वह असंतोष अनुपात्र भी कम न होगा जिससे प्रजा का जीवन असह हो। असंतोष को भड़काकर आप प्रजा को शांत नहीं कर सकते। हाँ, कायर बना सकते हैं। अगर आप उन्हें कर्महीन, बुद्धिहीन, पुरुषार्थहीन मनुष्य का तन धारण करने वाले सियार और सुअर बनाना चाहते हैं तो बनाइए, पर इससे न आपकी कीर्ति होगी, न ईश्वर प्रसन्न होंगे और न स्वयं आपकी आत्मा की ही तुष्ट होगी।